नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। याद रहे इस वीडियो में आपको 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला दोनों टाइप के मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। पहले आप वीडियो को अच्छे से देखो और बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो और उसके बाद से आप सभी क्वेश्चन को एक एक करके कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉपी में नोट करते समय आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, नहीं तो आप वीवीआई करके लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन पहले पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए। तो सब लोग पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब कि दोस्तों 4.2 सेमी का एक त्रिज्या है जो गोला के रूप में है, जो फिलहाल गोला के रूप में है, लेकिन उसको बाद में उस गोले को पिघला दिया गया है, उस गोले को बाद में पिघला दिया गया है और पिघला कर एक बेलन के रूप में बनाया गया है, तो उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो गई है। तो कहा जा रहा है कि आपको बेलन की ऊंचाई ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको 2 त्रिज्या है, एक तो बेलन की त्रिज्या है और दूसरा आपका गोला का त्रिज्या है। तो सबसे पहले जब भी आप कॉपी में बनाइएगा तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, या फिर आप एग्जाम में बनाइएगा तो सबसे आपका पहला काम रहेगा कि आप लोग लिखिएगा हल लिखने के बाद आप खूब सुंदर राइटिंग में लिखिएगा गोले की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले गोले की त्रिज्या दिया तो गोले का त्रिज्या लिखना तो पड़ेगा ही। और दूसरा आपका है बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया है और आगे कह रहा है कि आपको बेलन की क्या निकालना है, आपको बेलन की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, तो बेलन की ऊंचाई बराबर h मान लीजिएगा और उसको वर्ट कर दीजिएगा, यानी कि आपको उसका मान ज्ञात करना है। तो एग्जामिनर देखेगा वाह क्या बात है, बढ़िया है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना, उसके बाद आपका सोल्यूशन देखेगा। तो आपको देखो जब भी पिघला कर या फिर कोई भी ढाल के रूप में क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना वो आयतन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, गोले का आयतन और बेलन के आयतन हम बराबर कर देंगे और सबका मान रख देंगे, एच का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहले गोले का आयतन। क्या लिखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गोले का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन, गोले का मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, आयतन लिखता हूँ और बराबर में क्या लिखूँ, बराबर में लिखूँ बेलन का आयतन। किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, बराबर में आप बेलन का आयतन कर लेना। और आपको पता है कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन तो होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये सबको पता है। लेकिन बेलन का आयतन क्या होता है, तो देखो जी बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच होता है। याद रहे कि गोले का आयतन इधर है और बेलन का आयतन उधर है। इसका मतलब कि इसमें r का काम करेगा गोले का त्रिज्या, इसमें r का काम करेगा बेलन की त्रिज्या, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज सेम टू सेम दिखाई दे रहा होगा, वो आप पूछोगे सर जी क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई हम कटा देंगे, क्योंकि पाई का मान रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे, दोनों तो किसी न किसी तरह कटवे करेगा। तो हम पाई को मैंने वहां से क्या किया, पाई को मैंने वहां से कटा दिया, ठीक है। पाई को कटाने के बाद हम आगे क्या करेंगे, 4/3 लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, एक मिनट थोड़ा सा कलर चूज कर लेने दो, ठीक है। हाँ देखो, तो मैं क्या करूंगा 4/3 लिख लिया, तो ये आपका कट गया। अब हम क्या करते हैं, 4/3 लिखते हैं। अब गुणे के चिन्ह देंगे। अब r का मान यहाँ पर हम क्या रखें, r का तो 2 मान दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पता है कि पहले हमने गोले का आयतन लिया, तो इसका मतलब कि गोले में आप जाइए और देखिए कि उसमें त्रिज्या का मान क्या है। तो गोले में आइए और देखिए कि त्रिज्या का मान क्या है, 4.2 है। तो हम क्या करते हैं, r का पावर 3 है तो 4.2 को बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करेंगे, 4.2 गुणे 4.2 और बराबर। अब इधर है r स्क्वायर एच,
तो एच तो आपको निकालना है, एच का मान तो दिया नहीं है, लेकिन आर का मान जरूर दिया होगा। किसमें? तो बेलन में, क्योंकि उस बार बेलन है। तो इधर बेलन की त्रिज्या कितना है? 6 है, और इधर स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, 2 बार 6 लिख देते हैं, 6 गुणे 6, और इधर गुणे में आपका एच हो जाएगा। हो गया ना इतना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम हल करने के लिए 4/3 लेंगे, गुणे ये देखो 4.2 है, तो 4.2 को यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा दूं और यहाँ से भी दशमलव हटा दूं, यहाँ से भी दशमलव हटा दूं, तो क्या बचेगा? अगर मैंने दशमलव वहाँ से हटा दिया तो क्या बचा? अगर मैंने दशमलव हटा दिया तो क्या बचा? तो बचा आपका 42, और नीचे हो जाएगा आपका 10। दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 लग जाएगा। फिर यहाँ भी आपका 42 बटे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी आपका क्या हो जाएगा? 42 बटे आपका क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा, ठीक है। अब बराबर में आपका क्या हो जाएगा? 6 गुणे 6, यानी कि आपका मिल जाएगा 36 एच मिल जाएगा। 36 एच हो गया। अब इसी को हल करना है और आपको एच का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग देखो। तो मैं क्या करता हूँ, 3 से 42 देखो कई बार में कट रहा है, 3 से 42 कुछ ना कुछ बार में तो जरूर कटेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 से 42 देखो कितना बार में कटेगा, 3 से 42 14 3 42, ये 14 बार में कट जाएगा। कई बार में कटेगा? 14 बार में, 14 बार में कटेगा ना। तो 14 बार में ये कट गया। और ये देखो 2 से 2 बार कटेगा, और 2 से 10 5 बार में कटेगा, ठीक है। और फिर मैं 2 कटा देता हूँ 10 से कितना बार में? 5 बार में। कितना बार में? तो 5 बार में मैंने कटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, ये 14 है तो 14 को 2 से काटता हूँ 7 बार में, ठीक है। और इधर काट देता हूँ इसको कई बार में, तो इसको मैं काट देता हूँ 5 बार में। 5 बार में कट गया। अब देखो का बच रहा है, का बच रहा है, का नहीं बच रहा है, आप लोग ध्यान से देखो। अब क्या बच रहा है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो बचा है अब उसको मैं लिखता हूँ। बचा क्या है? तो बचा हमारा इधर तो कुछ नहीं बचा हुआ है, इधर 7 बचा हुआ है, ऊपर हमारा बचा हुआ है 7 गुणे 42 और बाटा में आपको क्या मिलेगा? बाटा में आपको मिलेगा 5 गुणे 5, यानी कि 5 गुणे 5 और बराबर में आपका 36 एच मिलेगा, 36 एच मिलेगा। इतना आपका मिल जाएगा। इतना मिलने के बाद आप एक काम करो, अब सबको गुणा करो। तो गुणा करो, मैं मोबाइल से जल्दी गुणा कर देता हूँ, ठीक है। गुणा मैं कर रहा हूँ, देखता हूँ कितना मिल रहा है। 42 में क्या करता हूँ, 42 गुणे 7 में कर दिया तो कितना है? इसको गुणा करने के बाद अब इधर देख लो, ठीक है, इधर देख लो, उसका सवाल इधर देख लो, ठीक है। गुणा करने के बाद हमको यहाँ पर मिला कितना? मिला हमको 12,348 मिला, ठीक है। और नीचे गुणा करूंगा तो 125 मिलेगा, 125 मिलेगा। बराबर में हमारा 36 एच मिल गया, 36 एच मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो तो कट जाएगा, 6 से कटेगा, देखो तो 6 दूना 12 और 6 5 30, 4 6 जगह 48, ये कट जाएगा। देखो तो ये 6 से कट जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पूरा 6 से कटेगा, 6 दूने 12, फिर बीच में 0 लगेगा और 3 4 आएगा तो 6 5 30, 5 बार में कटेगा और फिर 4 और 6 बचेगा। तो 6 7 42, 6 8 48, यानी कि 6 से कट जाएगा। ये आपका 36 6 बार में कटेगा, ठीक है, इतना बार में कटेगा। अब देखो तो ये फिर से 6 कटेगा, 6 3 18 और 5 और 8 नहीं कटेगा ना। ये 6 से 20 56 कटेगा, नहीं कटेगा। 6 3 18, 2 5 बचे 24, 1 हाँ कट जाएगा। देखो ये फिर आपका 6 कट जाएगा, इससे कट जाएगा कई बार में। तो 6 3 18 3 बार में कट रहा है, ठीक है, 3 बार में ये कट गया। और उसके बाद से यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा 5, यानी कि 6 चौके 24 और 1 8, यानी कि 6 3 18, इतना आपका मिल गया, 343 मिल गया। यानी कि एच बराबर हमारा क्या मिल गया जी? एच बराबर हमारा क्या मिल गया? ध्यान से अगर देखा जाए तो हमारा एच बराबर मिला है कितना? 343 बटे 125 मिला है। कितना मिला है? हमारा एच का मान इतना मिला है। अब एच का मान इतना मिला है, अब इसको भाग दे देंगे। भाग देंगे तो कितना होगा? भाग देंगे कितना होगा? देखो तो 343 में मैं भाग देता हूँ 125 से, ठीक है। तो मिलेगा हमारा मिल जाएगा एच बराबर 2.744, इतना हमारा मिलेगा। इतना हमारा मिल जाएगा किसमें?
तो सेंटीमीटर में मिल जाएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ इसका आंसर इतना दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं इसका आंसर देख लेता हूँ कि बुक में दिया है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद से मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल हमारा आंसर दिया है इतना, बिल्कुल सही दिया। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी में अच्छे से उतार लेना, ये क्वेश्चन 5 नंबर वाला है। ठीक है, अब देखो हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से पढ़ लो। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब कि सीधा एकदम खड़ी है। ठीक है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा खड़ी है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा हमको ये बताओ, सब बात छोड़ो, जो भी क्वेश्चन में दिया हो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप हमको ये बताओ कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मीनार देखो, वो मीनार जैसे चिमनी हो गया, चिमनी देखो ना, जिसमें ईटा उटा पाथी जाती है, तो वही चिमनी जैसा एक मीनार खड़ा हुआ है। तो कभी भी मीनार हमेशा सीधे खड़ा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यहाँ पर मीनार में सीधा खड़ा कर लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। तो आप लोग ऐसा कर लीजिएगा। ऐसा करने के बाद अब आगे पढ़ो, यहाँ तक तो हम आ गए। अब आगे देखो, धरती के एक बिंदु से, धरती के कोई एक बिंदु है, अब कहाँ है अभी नहीं पता है, आगे पता चलेगा। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से दूरी 15 मीटर है। यानी कि मीनार ये है ना, ये ही मीनार है हमारा, और इसी मीनार के पाद बिंदु ये है, और यहाँ से लगभग 15 मीटर की दूरी पर, लगभग 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, जिसका हम नाम दे देते हैं सी। इतना मीटर की दूरी पर वो बिंदु है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया थोड़ा। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, मैं इसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सीधा, अरे यार फिर से टेढ़ा बन गया। ठीक है, सीधा मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा, और ये कितना दूरी है, तो ये 15 मीटर दिया है ना, देखो 15 मीटर में दिया, हाँ 15 मीटर आपका हो जाएगा। तो ये आपका 15 मीटर बन गया। अब आगे देखो, अब आगे आपको कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि मीनार का जो ऊपर वाला शिखर है, इसका जो कोण बनेगा, तो कोण यहाँ पर ना बनेगा, सी पर बनेगा। ये वाला जो कोण है वो हमारा कितना डिग्री है, 60 डिग्री दिया गया है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, यही है ना जी, मीनार की ऊंचाई क्या है, यही है। तो मीनार की ऊंचाई को आप h मान लो, h मीटर मान लो, और इसी को आपको निकालना है, यानी कि वही मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, आपको बनाना है ना कॉपी में। तो सबसे पहले देखो क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा आप लोग प्रश्न से। क्या लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद आप सबसे पहले लिखिएगा AC बराबर लिखिएगा, कितना दिया, AC बराबर हमारा दिया 15 मीटर। ठीक है, और 15 मीटर दिया है, और हमारा AB बराबर क्या है, तो AB बराबर मीनार की ऊंचाई है। क्या है, तो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, और ब्रैकेट में आप लोग h मीटर क्या कर दीजिएगा, h मीटर माना, क्या h मीटर माना, आप लोग इतना लिखिए। क्योंकि हमको h मीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि h ही मान लो, कुछ भी मानकर आप बना सकते हो। ठीक है, अब हमको h का मान निकालना, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि सर जी हम h का मान कैसे निकाल सकते हैं। एक तो जो हमारा कोण बना है, एक तरफ से देखो तो ये आपका समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ से देखो तो ये वाला जो हमारा पद है, ये हमारा P का काम करेगा, ये वाला B का काम करेगा, और ये वाला हमारा H का काम करेगा। तो अगर देखा जाए तो हमको तो केवल इनसे और इनसे मतलब है, यानी कि इन्हीं दोनों से मतलब है, क्योंकि इसका मान दिया है तो इसका निकालना है। इसका मतलब कि इन्हीं दोनों से हमको मतलब है, यानी कि P और B से ही मतलब है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ आएगा कि आप tan से निकालेंगे या फिर cos से निकालेंगे। आप दोनों में से किसी भी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा tan ले लेता हूँ। ठीक है, tan से निकालता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ त्रिभुज ACB में मैं क्या लिखता हूँ, ACB में tan थीटा बराबर, लेकिन थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है, तो मैं थीटा का मान 60 डिग्री रख दूंगा, और बराबर में। और आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो P का काम क्या कर रहा है, P का काम AB कर रहा है। तो AB को मैंने क्या माना था, H मीटर माना था, तो मैं H ऊपर कर दूंगा, और बटा में आपका B है, तो B आपका AC काम कर रहा है ये वाला, तो B का मान ऑलरेडी 15 मीटर दिया है। तो हम B का मान क्या लिख देंगे, यहाँ पर 15 मीटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 15 मीटर लिख देंगे। हो गया ना 15 मीटर। ठीक है, तो 15 मीटर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे,
आप एक काम करो, अब tan 60 का मान बताओ। तो tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान हमको पता है √3 होता है। क्या होता है? tan 60 का मान √3 होता है, हमको पता है। तो जब आपको √3 पता है, tan 60 का मान होता है, तो बराबर में आप h/15 लिख दीजिएगा, h/15 मीटर। अब तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो h बराबर हमारा गुणा हो जाएगा, तो 15 रूट में 3 मिलेगा मीटर में, 15 रूट में 3 मिलेगा मीटर में। और यही हम लोगों का क्या होगा? यही हम लोगों का फाइनल आंसर होगा, यही हम लोगों का फाइनल आंसर होगा। देखो कितना आसान है, भारी थोड़ी ना है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, यही हमको निकालना था तो मैंने निकाल दिया, बस इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करे और मूल और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करे। विविधकर का मतलब क्या होता है? विविधकर का मतलब होता है जी कैपिटल डी। क्या होता है? कैपिटल डी, जिसको बहुत लोग विवेचक भी बोलते हैं। तो कोई बात नहीं है, विवेचक, विविधकर, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग वही समझते हैं जो आप लोग समझते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम बनता है, सबसे पहला हमारा मेन काम होता है कि हमको जो क्वेश्चन दिया गया वो हम लिखेंगे। 2x² माइनस में 4x प्लस में 3 बराबर में 0। इतना लिखने के बाद d का मान निकालना है। तो फिर d का मान निकालने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला याद करने से पहले आप यहाँ से ABCD का मान निकालो, D नहीं ABC का। तो अगर a का मान निकालिएगा तो आपका 2 मिलेगा। अब कहिएगा सर जी 2 कहाँ से है? तो जो x² का गुणांक है ना, वही आपका a का काम करेगा। और b बराबर हमारा -4 होगा, -4 जो b का मान वही होगा जो x का गुणांक होगा, तो x का गुणांक -4 है। और c वही होगा जिसमें x नहीं होगा, तो c का मान मैंने यहाँ से 3 रख लिया, तो मैंने आपको 3 यहाँ पर रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं वो वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ जो हमको पता है। d बराबर आपका फार्मूला होता है, d बराबर मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं लिखता हूँ विविधकर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ विविधकर। ठीक है, विविधकर। अब मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ विविधकर, यानी कि d बराबर क्या फार्मूला होता है? होता है आपका b² - 4ac, इतना होता है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले b का मान रखो। तो b का मान क्या? ध्यान से देखो, b का मान आपने निकाला है -4, तो अब b की जगह पर -4 रख दो और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, और -4 गुणे a का मान क्या है? तो a का मान देखो यहाँ से आपने निकाला है, यहाँ पर क्या निकाला है? 2 निकाला है, तो a का मान 2 रख दो, गुणे c का मान आपने क्या निकाला? 3 निकाला। तो आप लोग यहाँ पर c का मान 3 रख दो। क्या रख दो? आप लोग c का मान 3 रख दो। इतना रखने के बाद आपको पता है कि -4 का स्क्वायर क्या होता है? तो -4 का स्क्वायर यानी कि -4 को 2 बार गुणा करेंगे, ऐसे -4 गुणे -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में गुना होगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि इतना हमारा मिला गया। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर क्या लिखना है? आप लोग को वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है? आप लोग डायरेक्ट 16 लिखो और -4 में 2 में गुणा करोगे 8 मिलेगा, और फिर 8 में 3 में गुणा करोगे क्या मिलेगा? आपका 24 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 16 में से 24 घटेगा तो -8 मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, कि हमारा d का मान माइनस में मिला है, लेकिन d का मान अगर माइनस में मिला है तो उसके लिए आगे क्वेश्चन में कहा है कि विविधकर ज्ञात करें। तो चलो मैंने यहाँ तक तो क्वेश्चन ज्ञात कर दिया, यहाँ तक ज्ञात कर दिया, और उसके आगे और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो मूलों की प्रकृति आगे देखो क्या होगा। मूलों की प्रकृति इसमें आगे कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है चूंकि आप लोग यहाँ पर ऐसे चूंकि मत लिखिएगा, नहीं तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज होगा। ऐसे लिखिएगा चूंकि d लेस देन 0। इसका मतलब समझते हो? d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? यानी कि यहाँ पर हम जो d का मान निकाले हैं वो 0 से छोटा है, यानी कि d का मान क्या है? तो d का मान यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर लिख सकते हो और ऐसे करके। ठीक है, नहीं या लिखो, या करो, यहाँ पर या दो और यहाँ पर कर दो। डी का मान क्या निकाला? -8 निकाला, लेस देन 0। आप लोग बताइए कि ये जो डी का मान है वो 0 से छोटा है कि नहीं छोटा है? बिल्कुल छोटा है। -8 0 से छोटा है, -0 से बड़ा है, लेकिन -8 0 से बहुत छोटा है। तो जब आपका डी का मान 0 से छोटा आएगा तो इस सिचुएशन में आप लिखिएगा
मूल अवास्तविक है। क्या होगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, मूल अवास्तविक होगा। क्या लिखिएगा, मूल अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा। बस इतना लिख दीजिएगा। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है आंसर। क्या लिख देना है, आंसर डायरेक्ट लिख देना है। बनकर तैयार हो गया ये क्वेश्चन। तो ऐसे खूबसूरती के साथ बनाइएगा ना तो एग्जामिनर भी खुश होगा। आखिर में आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, 1 नंबर वाला थोड़ी ना कर रहे हैं कि कहीं भी आपने रफ कर लिया और फटाफट मैंने कर लिया। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा क्या आता है, अब देखो अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर। इस प्रश्न को पहले पढ़ो। 4 नंबर प्रश्न कहा था कि द्विघात सूत्र का उपयोग कर 2x² माइनस में 2√2x + 1 = 0 का मूल ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको द्विघात सूत्र प्रयोग करना है। तो द्विघात सूत्र प्रयोग करने के पहले आप अपने माइंड में ये सोचिएगा कि क्या मैंने द्विघात सूत्र कभी मतलब कि याद किए हैं, यानी कि द्विघात सूत्र का नाम कभी सुने हैं। अगर सुने हैं तो याद तो जरूर होगा, तो याद जरूर होगा तो वही फार्मूला पर रख कर आपको इसका मान ज्ञात करना। एक्चुअली में इसका फैक्टर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन फैक्टर नहीं तोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा जाए कि द्विघात सूत्र का उपयोग करके आप इसका मान ज्ञात करें। तो आओ द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे मान निकालते हैं वो हम देखें। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, तो सबसे आपका पहला ये काम है, सबसे आपका पहला काम क्या है, तो आपका पहला काम है कि जो दिया गया उसको चुपचाप लिखो। 2x² माइनस में 2√2x और प्लस में 1 बराबर में 0। इतना दिया तो इतना हमको तो लिखना ही पड़ेगा, इतना तो लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें से ABC का मान निकालते हैं, ABC का मान निकालते हैं। तो एक काम करो, आप ABC का मान निकालो। तो A का मान निकालना तो सबको पता है, निकालना तो आ जाएगा। A का मान 2 हो जाएगा, B का मान निकालेंगे क्या मिल जाएगा, -2√2 मिल जाएगा, -2√2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं C का मान निकालता हूँ क्या मिल जाएगा, हमारा 1 मिल जाएगा। C का मान यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमारा 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला। लेकिन द्विघात सूत्र का फॉर्मूला रखने से पहले आपको मैं एक चीज़ निकाल कर दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ निकालना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक D का मान निकालना चाहता हूँ। ठीक है, मैं किसका मान निकालना चाहता हूँ, D बराबर, मैं अब ये निकाल देता हूँ क्योंकि D बराबर आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है ना कि D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कि नहीं पता है, नहीं पता है तो मरबू करेंगे। D बराबर हमारा फॉर्मूला होता है क्या, तो B² - 4AC। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, B का मान रखता हूँ। तो B का मान -2√2 है, तो -2√2 रख देता हूँ। ठीक है, 2√2 रख देता हूँ, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूँ। -4 गुणे क्या हो जाएगा, -4 गुणे A का मान क्या है, 2 है तो 2 रखता हूँ, और C का मान 1 है तो 1 रखता हूँ। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब आप लोग बताओ, यहाँ पर -2√2 है तो इसी में सारे लोग गलती कर देते हैं तो आगे नहीं बन पाता। अब ध्यान से समझो, आपको ना -2√2 को 2 बार गुणा करना है, यानी कि -2√2 को 2 बार गुणा करना है। तो आपको तो यहाँ पर पता चल गया सर जी ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, गुणा में है तो, और ये दोनों 2 में गुणा होगा, यानी कि इस 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो 4 मिल जाएगा, गुणे अब √2 और √2 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा, तो 2 को √2 जब आपस में गुणा होता है तो एक खाली 2 बचता है, एक रूट में 2 नहीं बल्कि सिर्फ 2 बचता है, वो भी रूट से बाहर, तो 2 हो जाएगा। यानी कि इसको गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपका, 8 मिल जाएगा। मिल गया ना आपका 8, तो 8 मिल गया तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, माइनस ये भी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और बराबर में क्या मिल गया, 0 मिल गया। बराबर में क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या, बराबर में क्या मिल गया, तो बराबर में आपका 0 मिल गया। ठीक है, तो देखो जी यहाँ से आप बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ से अगर आपको आगे बनाना होगा तो बहुत सिंपल से आप बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करना है, द्विघात सूत्र का ही प्रयोग करना है। तो चलो द्विघात जब सूत्र का कहा है प्रयोग करने के लिए, हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता होगा कि जब D का मान 0 होता है, आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, जब भी D का मान अगर 0 मिल जाता है ना तो उसका मूल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और उस स्थिति में जो मूल होता है, मूल जो होता है वो क्या हो जाता है, -b/2a, -b/2a हो जाता है। यानी कि
यहाँ पर 2 का मान मिलेगा, ये आपका मिलेगा। तो चलो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है, ये सब ध्यान मत दो, मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम द्विघात सूत्र लिखना चाहते हैं कि द्विघात सूत्र का आप लोग फॉर्मूला क्या याद किए हो, द्विघात सूत्र का आप लोगों ने फॉर्मूला क्या याद किए हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ द्विघात सूत्र, क्या लिखता हूँ, द्विघात सूत्र। यहाँ पर देखो मैं क्या लिखता हूँ, द्विघात सूत्र मैं लिखता हूँ। तो द्विघात सूत्र देखो क्या होता है, x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में d बटे 2a। ये हमारा द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है, किसका, ये हमारा द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से आप लोग देखो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस रख दो, चलो ठीक है। अब b का मान क्या है, कहाँ से हम लाएंगे b का मान, तो ध्यान से देखो b का मान यहाँ पर मैंने निकाला है, क्या निकाले है, तो मैं क्या निकाला हूँ b का मान, तो b का मान यहाँ पर -2√2 निकाले हैं। तो माइनस तो ऑलरेडी है, अब ब्रैकेट में आपको -2√2 लिखना होगा, ठीक है। और फिर आप लोग बीच में प्लस माइनस से प्लस माइनस लिखो। अब ध्यान से देखो, आपने d का मान क्या निकाला, आपने d का मान यहाँ पर 0 निकाला, ठीक है, ये रूट में d रहेगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने रूट छोड़ दिया, ये रूट में d रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, रूट में d का मान 0 मिला है तो 0 रख दो, और बाटा में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुणे a का मान क्या है, a का मान यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा, हो गया ना 2, a का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, हो गया 2, ठीक है। a का मान 2 हो जाएगा, 2 गुणे a, तो 2 गुणे a का वही मान आपका 2 हो गया, इतना हो गया। अब आगे देखो, अब आगे आपको क्या करना है, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा। तो मैंने लिख देता हूँ क्या, मैं 2√2 लिख देता हूँ, ठीक है, 2√2 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0, ठीक है। और बाटा में आपका 2 दूने के 4 हो जाएगा। अब इसको और आगे बढ़ाइएगा तो आपका 2√2 बटे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है, 2√2 बटे क्या मिल जाएगा आपका 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, एक मिनट, आप यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, ठीक है, आप ऊपर में से 2 कॉमन ले लो। ऊपर में अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या 2 कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, 2 आप कॉमन नहीं ले सकते, इतना आप लोग छोड़ दीजिएगा। जब इतना आ जाएगा तो आगे देखो आपको कैसे हल करना है। देखो मैं पूरा विस्तारित रूप से जो आ रहा है इसी तरीके से बता रहा हूँ, इसको कई तरीके से मैं बता देता। तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक आपको आने के बाद आपको पता है कि द्विघात समीकरण में हमको 2 मान मिलता है, x का 2 मान मिलता है। तो यहाँ पर x का 2 मान कौन कौन होगा, तो यहाँ तक करने के बाद दोस्तों क्या करिएगा, एगो आप लोग लीजिएगा अल्फा, एगो लीजिएगा क्या, तो एगो लीजिएगा अल्फा। तो अल्फा बराबर हम लेंगे 2√2, पहले प्लस ले लेंगे तो +0 और बाटा में ले लेंगे, बाटा में ले लेंगे 4। अब इसको हल करेंगे, इसको हल अगर हम करते हैं तो 2√2 बाटा में 4 मिलेगा, ठीक है। और ये 4 2 से 2 बार में कट जाएगा, और ये आपका √2 और ये 2√2 बार में कटेगा, ठीक है। ये बराबर में हमारा क्या मिल जाएगा, 1 मिनट मैं ज़्यादा काट देता हूँ तो आपको समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका 2 बार में कट गया, तो बराबर में आपका क्या मिल जाएगा, और √2 बटे आपका 2 मिल जाएगा। जब इसको परमीकरण करिएगा तो ये √2 से ये √2 कटेगा तो नीचे आपका √2 बचेगा, यानी कि बराबर में आपको मिलेगा 1/√2, 1/√2 मिलेगा। कब, जब अल्फा बराबर +0 लीजिएगा तब। और वैसे ही दोस्तों अगर आप बीटा बराबर भी लेते हैं तो बीटा बराबर भी 2√2 ही होगा, लेकिन अब प्लस की जगह नीचे वाला माइनस होगा 0 और बाटा में आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी बनाइएगा तो आपका मिलेगा 2√2 बटे 4, यानी कि इसका भी आंसर आपका सेम टू सेम मिलेगा 1/√2, ठीक है। तो जब भी d का मान 0 होगा तो x का मान 2 को मिलेगा और दोनों मान हमारा सेम मिलेगा, यहाँ से हमको साबित हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हो, सब लोग कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, इसको कॉपी में नोट करना, ठीक है। देखो हम इसको इस क्वेश्चन को इतना करने की झमेला ही नहीं था ऑलरेडी। अगर ये नहीं कहता था, केवल कहा था आपको मान निकालने के लिए, तो उतना निकालने की झमेला भी नहीं रहता, क्योंकि हमको पता है। देखो यहाँ पर अथवा में करके लिख लेना, एक और आप लोग तरीका लिख लेना, जो भी तरीका आपको पसंद है वो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अथवा में करके लिख लीजिएगा, एक और मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। अथवा में करके जो भी आसान लगे वो बना लीजिएगा। देखो जब भी हमारा d का मान 0 हो जाता है ना, तो हम लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि d बराबर 0 इसलिए मूल बराबर है, मूल बराबर है। जब मूल बराबर होता है ना, जब मूल बराबर होता है तो उसके लिए अल्फा बराबर होता है -b बटे 2a, और बीटा बराबर भी यही मान होता है -b बटे 2a, यही होता है।
और आपको यकीन नहीं है तो आप मान रख कर देख लीजिए, आप मान रखिए और देखिए b का मान माइनस बी है ना, तो माइनस बी और b का मान क्या है, तो b का मान हमारा क्या है -2√2 और बाटा में क्या हो जाएगा 2 गुणे ए तो 2 गुणे 2, यानी कि इसको हल करिएगा, यानी कि इसको आप तो ये आपका 2 गुणे 2 मिल जाएगा। इसको हल करिएगा तो देखो वैसे ही हल करिएगा जैसे मैंने नीचे यहाँ पर हल किया, तो आपको उतना ही मिलेगा, यानी कि 1/√2 ही मिलेगा, हल करिएगा। और वैसे ही यहाँ पर भी आपको एकदम सेम टू सेम आपको मान रखना है, तो यहाँ पर भी आपका सेम टू सेम मान मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अप्लाई करके बना सकते हो, ठीक है। वो आपका फुल विधि हो गया और ये आपका यहाँ पर 0 मिल गया, उसके अनुसार ये हो गया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है AP 2, 7, 12 का आपको 10वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, तो आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद कैसे ज्ञात करेगा, सबसे पहले आपको करना क्या, ध्यान से देखो जी, देखो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से A और किसका मान निकालेंगे, A और D का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम A बराबर लिखते हैं, A बराबर पहला 2 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा दूसरा D का मान निकलेगा, तो D का मान क्या हो जाएगा, D का मान दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी कि 7 में से -2 घटाएंगे, ठीक है। 7 में से -2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, यानी कि हमारा D का मान मिल गया 5। और आपको 10वां पद निकालना है। 10वां पद का मतलब हुआ आपको A10 का मान निकालना है, क्या होगा। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो। मैं यहाँ पर दोनों तरीका बनाऊंगा, यहाँ पर 2 भाग में बांट देता हूँ ताकि आपको दोनों तरीके, जो भी तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। पहला तरीका ये हुआ, ये आपका पहला तरीका हो गया, जिसको मैं A नंबर कर देता हूँ, ठीक है, A नंबर कर देता हूँ, ठीक है। अब पहला तरीका ये हुआ, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि AN बराबर फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है nवां पद का। और आपको पता है किसका मान निकालना है, an का 10 का मान निकालना है, बराबर A का मान आपको 2 दिया, 2 प्लस n का मान कितना है, यहाँ पर 10 है, A 10 का निकालना, तो n का मान 10 - 1 इंटू D का मान क्या है 5 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 में 5 में गुणा करिएगा 45 बच जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 47 मिल जाएगा और फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और दूसरा मेथड जिसको हम B करके बनाते हैं, दूसरा मेथड ये होता है कि आपका जो 10वां पद होता है, ये आपको AP पढ़ाएंगे बताएंगे, 10वां पद जो होता है वो क्या होता है, तो 10वां पद के लिए हम लोग लिखते हैं A + 9D डायरेक्ट। और आपको पता है A का मान 2 है और प्लस 9 गुणे D का मान 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 45 और इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका 47 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 47 मिल जाएगा। बस यही है, आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है, आप इसको अच्छे से कर लेना, ये है, ठीक है। अब आप देखो, अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, लेकिन अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, कोई भी अगर स्टूडेंट है जिसको मैथ नहीं समझ में आता है तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं। अगर थोड़ा सा भी आपको मैथ नहीं समझ में आता है तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे होते हुए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैथ ही नहीं, आपको सारे विषय को मैं मजबूत करा दूंगा, बस विश्वास रखो। बहुत ऐसे लड़के हैं जो विश्वास रखे हैं और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करो, जिस भी लड़के को मैथ अच्छे से पढ़ना है या फिर कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम में एकदम 450 प्लस का टारगेट रखकर पढ़ाई करना है और 400 नंबर लाना है, तो एक काम करो, आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाओ। देखो, व्हाट्सअप ग्रुप आपका पैड ग्रुप चलता है, जिसके थ्रू मैं आपको सारे विषय का कोर्स हो गया, PDF हो गया, नोट्स हो गया, VBA ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सब का PDF सब कुछ उसमें आपको फ्री में मिलता है। लेकिन पहले आपको ज्वाइन होने के लिए कुछ पेमेंट करना होगा, और पेमेंट इतना नहीं कि जितना आपके पास ना हो देने की क्षमता, ऐसा उतना नहीं है। पहले बात मेरी सुन लो, फिर आपको जो करना कर लेना, ठीक है। और उसके बाद से मेरा 2-4 दिन के अंदर बहुत जल्द मेरा ऐप भी आने वाला है। तो ऐप आएगा तो सबसे पहले जो हमारे पैड ग्रुप में जुड़े होंगे मैं उनको दूंगा और बोलूँगा कि ये नंबर लो और फटाफट डालो, आप लोग फ्री में परचेस कर लेंगे। तो ऐप पर आप लोग बढ़िया समझदार तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अगर आप हमारे पैड ग्रुप में जुड़ेंगे तो देखो, पैड ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको चार्ज लगता है 299 रुपये का। याद रहे, ये 299 रुपये आपको हर महीना नहीं देना पड़ेगा।
हर महीने के लिए 299 रुपये नहीं है। यानी कि आप पूरे एग्जाम तक आप पढ़ेंगे मात्र 299 रुपये में, पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पूरा सब्जेक्ट का कोर्स लेंगे फ्री में इसी में, और पूरा सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्वेश्चन पेपर जो भी है आपका सब आपका इसी में सीमित हो जाएगा। और दूसरा एक और बात है, जो मैं आपको ऐप देने वाला हूं उस ऐप में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं तक के एनसीईआरटी मैथ का सलूशन आपको मिलेगा, मेरा फेस टू फेस बनाया हुआ वीडियो। वो आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा या फिर कोई छोटी बहन होगी उन लोगों के लिए भी हो जाएगा। यानी कि आप उतने ही रुपया में आप अपने छोटे भाई को भी पढ़ा सकते हैं, इससे आपको सस्ता और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा जाकर वीडियो देखिएगा, मैं प्लेलिस्ट के अनुसार हर वीडियो में मतलब कि प्लेलिस्ट में मैं करके मैं अपना मैथ का वीडियो पूरा रखा हूँ, आप जाकर देखिएगा मैं मैथ कितना बेसिक से और ज़बरदस्त पढ़ाता हूँ। कोई भी लड़का ये नहीं कहता कि सर जी हमको नहीं समझ में आता है। हाँ, जो नया आया होगा वो कहता कि सर जी हमको मैथ नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, कहता हूँ कि आप 2 दिन लगातार क्लास करो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जो लड़के अगर 5 लड़के एक साथ मिल के कह देंगे कि सर जी हमको मैथ पढ़ना है, थोड़ा बेसिक बता दीजिए, तो मैं दोपहर में 12 बजे क्लास ले लेता हूँ उन लोगों को डिजिटल बोर्ड पर, और मैं उन लोगों को बेसिक बताता हूँ। तो आप लोगों का क्या राय है आप लोग बताइएगा। अब ग्रुप में कैसे जुड़ना है, देखो ग्रुप में आपको जुड़ने के लिए मैं अपना एक पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना खुद का पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, और याद रहे जो मैं आपको पर्सनल नंबर दे रहा हूँ उस नंबर पर आपको बार बार फोन नहीं करना है, ठीक है। प्लीज़ आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारे पैड ग्रुप में जुड़ना होगा, इतना पेमेंट करके हमारे पैड ग्रुप में जुड़ना होगा, तो मैं जो नंबर दे रहा हूँ ना उस नंबर से मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ, आप व्हाट्सअप करिएगा बोलकर, नहीं तो लिख कर कि सर जी हमको आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है, हम पेमेंट कर देते हैं। तो आप पहले पेमेंट करने से पहले आप अपना नाम एड्रेस भेज दीजिएगा ताकि मैं सेव कर लूँ, तभी ना पता चलेगा आप कहाँ से हैं, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप पेमेंट करिएगा इसी नंबर पर जो नंबर दे रहा हूँ, इसी यही मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, पे फोन गूगल पे नंबर सब कुछ यही है, यानी कि आपको सब काम यही से करना है, ठीक है। और पेमेंट करके हमको स्क्रीनशॉट दिखा देना व्हाट्सएप पर। तो ये नंबर लिख लो 9693779407, ठीक है। और आप लोग मेरे नाम से सेव कर लेना, रंजन सर के नाम से, ठीक है, स्टडी प्लस बाय रंजन सर के नाम से आप लोग सेव कर लें, ठीक है। और याद रहे आपको बार बार फालतू का फोन नहीं करना, ठीक है। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है, तो क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो पहले आपको एक चीज मैं समझाता हूं कि क्या आपको निकालना है, क्या क्या दिया है। तो पहले मेरी बातों को ध्यान से समझना, ये जो ए होता है एपी में, ये एपी का क्वेश्चन है, तो ए जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं, ठीक है। और जो उसमें एन होता है, नहीं एन नहीं डी होता है, जो उसमें डी होता है उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं, ठीक है। सार्व अंतर, या बहुत लोग इसको पदांतर भी कहते हैं, सार्व अंतर या पदांतर भी बहुत लोग कहते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद से जो आपका एन होता है, एन को आप लोग टीएन भी बोल सकते हो, एन को आप लोग टीएन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको लोग कहते हैं एनवा पद। क्या कहते हैं? एनवा पद कहते हैं। एनवा पद लोग कहते हैं, लोग नहीं हम भी कहते हैं, तो एनवा पद हो जाएगा। और एक होता है आपका एल बराबर, तो एल बराबर आपका क्या होता है? अंतिम पद होता है। एल बराबर क्या होता है? अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है, ठीक है। और आपका जो एन होता है वो होता है आपको पदों की संख्या। एन बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। ये आपका पदों की संख्या हो गया, ठीक है। ये पदों की संख्या होगा, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। पदों की संख्या हो गई, यही तो आपको समझना है और कुछ नहीं समझ। अगर ये समझ गए तो पूरे एपी आपसे बन जाएगा, पूरा एपी पटवे आप बना दीजिएगा, बस इतना समझ जाइएगा। तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, यानी कि संख्या आपको निकालना है। संख्या मतलब कि पक्का इसमें एन का मान निकालना है।
अब बाकी ए डी का मान कुछ भी दिया होगा, लेकिन हमको एक बात फिक्स हो गया कि हमको इसमें एन का मान निकाला, यानी कि कितनी संख्या यानी कि पदों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना मेन वही जड़ ना पकड़ा जाता है, तो हमको एन का मान ज्ञात करना है, तो हमने जड़ पकड़ लिया कि हमको एन का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या होगा। तो ये बताइए, मैं यहाँ पर कुछ संख्या लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखा 2, क्या ये 2 अंक वाली संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि x में एक ही अंक है। अगर मैं लिखूँ 9 तो इसमें भी कहिएगा नहीं सर नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ 10 तो आप कहिएगा हाँ सर ये 2 अंक वाली संख्या है, क्योंकि इसमें 2 अंक है, एगो 1 है एगो 0 है, इसका मतलब हुआ 2 अंक वाली संख्या। अगर मैं 11 लिखूँ या 12 लिखूँ तब भी कहिएगा हाँ सर ये सब आपके 2 अंक वाली में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अंक है, एगो ये हो गया एगो ये हो गया एगो ये हो गया एगो ये, यानी कि सब में 2-2 अंक है। तो अब देखा जाए तो 50 में भी 2 अंक है, ऐसा देखा जाए तो 80 में भी होगा, ऐसा देखा जाए तो 99 में भी आपको 2 अंक मिलेगा। लेकिन जैसे आप 99 से आगे जाइएगा 100 तो तैसे